योजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आओ की गौतम मुनि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भोजासार निवासी व्यक्ति ने अपनी बहन के प्रसव पीड़ा होने पर मेल नर्स को फोन कर जननी एम्बुलेंस भेजने को कहा, जिस पर मेल हरीश बिस्ट्रोई ने घर में ही प्रसव करने को कहा और वहां जाकर प्रसव करा दिया। आओ के गौतम मुनि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भोजासार निवासी व्यक्ति ने अपनी बहन के प्रसव पीड़ा होने पर मेल नर्स को फोन कर 104 जननी एम्बुलेंस भेजने को कहा, जिस पर मेल नर्स हरीश बिश्नोई ने घर में ही प्रसव करने को कहा और वहां जाकर प्रसव करा दिया और फीस के 4000 रुपए ले लिए। लेकिन दूसरे दिन वापस गया तो प्रसूता ने नवजात शिशु के फुंसी होने का कहा तो उसने इलाज करने का विश्वास दिया व ड्रिप इंजेक्शन लगाकर गर्म पट्टा कर दिया। इलाज के पीड़ित से 16000 रुपए और ले लिए गए। वहीं नवजात को लगातार गर्म पट्टे से घाव हो गया। मंगलवार को प्रसूता के भाई ने आरटीआई के तहत दवाइयों का हिस्सा कहा तो उसे धमका कर निकल जाने को कहा। तब पीड़ित व्यक्ति ने पत्रकारों से बातचीत की। संवाददाता उसे साथ लेकर अस्पताल पहुंचकर जब मेल नर्स से बात करनी चाही तो पत्रकार के साथ भी बदतमीजी से पेश आया और अभद्र भाषा में बात, जिससे सीधा महसूस हो रहा था कि पत्रकार लोकतंत्र चौथा स्तंभ है। उनके साथ बात इस प्रकार से कर रहा है तो आम जनता के साथ कैसे बात करता होगा। किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आप घर गए थे डिलीवरी करने के लिए? डिलीवरी करवानी थी यार, घर जा सकते। तो आप ये कह सकते हैं 108 इमरजेंसी किस लिए है? 108 किस लिए? और यहाँ हॉस्पिटल भी बुला सकते थे आप, घर पे क्यों गए ये बताओ आप? हॉस्पिटल लग के आगे वाला आना ही नहीं चाह रहा है तो उससे। अच्छा, आप यहाँ किस पद पे हो? नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ हो? उसमें क्या नर्सिंग स्टाफ? आपका नाम? हरी किशन। जिस अधिकारी को पेश करना वो ये जवाब दे रहे हैं, अधिकारी को पेश हो जाएगा अपने आप। आपका क्या कहना? आपने नहीं किया? आपके पास क्या है कि मतलब उस चीज का प्रूफ है ना, उसको ले जाके पेश कर दो यार। सही बात है। जीएनएम कर्मचारियों की मनमानी। घर पे जाकर एम्बुलेंस के बहाने किया फोन, घर पे जाके की डिलीवरी। उसके चार्ज लिए 4000 रुपये और नवजात शिशु के फुंसी होने के बहाने उसका इलाज जारी रखा। 20 दिन तक किया इलाज, उसके रुपये लिए 6000। टोटल 10,000 रुपये लेने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया और इसके बाद वो लड़की मौत के कंगार पे है, वो मौत की जंग लड़ रही है। इसीलिए मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। और मैं बीपीएल परिवार का सदस्य हूँ। ग्रामीणों के साथ हुई मनमानी का सिर्फ मीडिया से अपेक्षा, मीडिया एवं गवर्नमेंट कर्मचारी से अपेक्षा करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। जोधपुर से सत्यनारायण जोशी की रिपोर्ट। करनाल सरकारी अस्पताल को करीब 2 साल पहले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम तो दिया गया, पर सुविधाओं के नाम पर आज भी सिविल अस्पताल ही है। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल को करीब 2 साल पहले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम तो दिया गया, पर सुविधाओं के नाम पर आज भी सिविल अस्पताल ही है। करनाल सिविल अस्पताल को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम दिए जाने से जहां मरीजों की तादाद तो काफी मात्रा में बढ़ी है, लेकिन डॉक्टरों का स्टाफ आज भी उतना ही है, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक आज करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को 100 से 150 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि मात्र 40 डॉक्टर ही पूरे अस्पताल का काम संभाल रहे हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते अस्पताल के हालात बद से बदतर हैं, जहां मरीजों के साथ आए परिजन भी घंटों लाइन में खड़े रहकर बीमारों जैसी हालत में घर लौटते हैं। वहीं डॉक्टर भी ज्यादा काम होने की वजह से मरीजों का इलाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि करनाल सिविल अस्पताल के मेडिकल कॉलेज बनने के बाद करनाल के आसपास के शहरों से नहीं बल्कि करनाल के साथ लगते उत्तर प्रदेश की सीमा से कई शहरों के लोग भी इलाज के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि करनाल स्वास्थ्य विभाग पहले ही डॉक्टर के अभाव में बीमार चल रहा है। वहीं डेंगू के प्रकोप के चलते स्थिति सामान्य होने की बजाय और बिगड़ती नजर आ रही है। अस्पताल प्रशासन के पास मात्र 3 फिजिशियन ही मौजूद हैं। ज्यादा काम होने की वजह से जहां डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे थे, वहीं दूसरे डॉक्टर विपिन जैन ने गुरुवार अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। अस्पताल की स्थिति का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है। लगभग 400 मरीजों के चेकअप का काम एक ही डॉक्टर के भरोसे
चल रहा है। वहीं अल्ट्रासाउंड का काम देखने वाली डॉक्टर भी 2 महीने से छुट्टी पर है। ऐसे में पीएमओ द्वारा 20 मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने की पर्ची दी जाती है, जिसे लेने के लिए सैकड़ों मरीजों को सुबह 3 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। देखा जाए तो ऐसी स्थिति तो किसी सामान्य अस्पताल की भी नहीं होगी, जैसे करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की है। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब यहाँ ये दिक्कत आ रही है सर टीबी में जी। अब 4 दिनों से डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, टीबी वाला भी और जनरल वार्ड ये भी। क्या बोलते हैं वो कहते हैं जी वो उसके बाद पेशेंट है, वो कहते हैं उसका पेशेंट है और रेफर कर देते हैं, कभी उस नंबर में कभी उस नंबर में। अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिला? सही ट्रीटमेंट नहीं। जो बीमारी है ना जी, पानी निकल जाए तो इनको राहत मिल जाएगी। 15 दिनों से ये खाना नहीं खा चुके, पानी भी नहीं पी सकते। अच्छा, हाँ जी। इसके लिए किसी सीनियर डॉक्टर को मिले, आप शिकायत की उनकी? मैंने नीचे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में मिलाई। उन्होंने कल डॉक्टर ग्रोवर को फ़ोन किया, संजीव ग्रोवर को, भाई इसके पेशेंट का इलाज करो, लेकिन उन्होंने लापरवाही करके और टीबी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। किस लिए आए हो आप यहाँ पे? सर मैं इसका में टाइफाइड किया, इसका मैं डेंगू का और मलेरिया का टेस्ट करवाने आई थी। तो यहाँ लेबोरेटरी के डॉक्टर के पास गई, उन्होंने 3 घंटे से हमें चक्कर कटवा के रखा हुआ है और इसका टेस्ट नहीं करके दिया। उन्होंने हमें नर्सरी के डॉक्टर के पास भेजा। नर्सरी के डॉक्टर ने कहा कि बच्चों वाले वार्ड में जाओ तो वहाँ होंगे। बच्चों वाले वार्ड ने कहा कि जो लेबोरेटरी के डॉक्टर हैं वहीं टेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब पीछे लेबोरेटरी है, दूसरी लेबोरेटरी, तो वहाँ टेस्ट करवा के आया। आपने ठीक कहा है कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, जब चूँकि डेंगू फीवर का प्रकोप बढ़ा है, तो उससे आउटडोर्स भी बढ़े हैं, इंडोर्स भी। जो हमारे पास कैपेसिटी 200 और 250 के बीच की है, तो 300, 350, इवन 400, 383, 400 टच कर रहा है इंडोर में। तो वो प्रभाव तो पड़ा है कि भी काम बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा जितने भी स्टाफ वर्कर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, टेक्नीशियंस हो, उन पर थोड़ा स्ट्रेस रहता है। लेकिन हमारी हिदायत तो ये रहती है कि स्ट्रेस के बावजूद भी वो जो पेशेंट्स हैं और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनसे व्यवहार तो ठीक रहना चाहिए। हमारे अभी भी 8 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू हमने डॉक्टर्स के रखे हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के। हमें उम्मीद है कि लोग आएंगे और इंटरव्यूज़ में भाग लेंगे। हम उनको तुरंत निकल के आती है कि सरकारी तंत्र में थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है काम करने का, उसमें वो स्वाभाविक है। किसी भी वो डॉक्टर्स के साथ ही नहीं, बाकी भी रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक डॉक्टर जो स्वयं जानता है कि किस तरह को मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखना है, तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर्स जो आए वो बिल्कुल एक इस तरह से काम करें जिसमें निस्वार्थ भावना हो और ये ना समझें कि वो पर्सनल लेवल तक ही काम कर रहे हैं। ये तो रिप्लेसमेंट की सुविधा है हमारे पास और हमने लगभग प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में हम प्लेटलेट अपने मरीजों को ही नहीं, लेकिन जो प्राइवेट से भी हमारे को रिक्वेस्ट आ रही, प्राइवेट हॉस्पिटल से, उनको भी हम मुहैया। उसके लिए कोई चार्जेस लिए जाते हैं? एक लिमिटेड चार्जेस गवर्नमेंट ने जो तय किए हैं, कोई ऐसे एडिशनल चार्जेस? क्या चार्जेस हैं डॉक्टर? उसका मुझे एग्जैक्टली कितने डॉक्टर को सरकार ने तय किए हैं वो 300 रुपीज़ है प्राइवेट के लिए, और जो हमारे अपने पेशेंट्स हैं उनको फ्री है। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई अनाज मंडी पहुंचकर किसानों और व्यापारियों से मुलाकात कर किसानों और व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू हुए। आज करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई अनाज मंडी पहुंचकर किसानों और व्यापारियों से मुलाकात कर किसानों और व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं वर्तमान प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान और व्यापारी वर्ग पूरी तरह उपेक्षा का शिकार है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। जो हालत वर्तमान सरकार ने किसानों की कर दी है, उससे प्रदेश के लोग फिर से कांग्रेस शासन को याद करने लगे हैं। जब किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिलता था, हर किसान और व्यापारी वर्ग खुशहाल था। उन्होंने कहा कि आज किसान की कृषि लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे किसान खेती से विमुख होते जा रहे हैं। अगर यही हालात बने रहे तो प्रदेश में बहुत जल्दी भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज किसान के साथ साथ आढ़ती भी सरकार की दोहरी मार से परेशान है और टैक्सों का बोझ और दूसरी तरफ अधिकारियों की मनमानी से आढ़तियों का काम करना दुश्वार हो जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता तो हथिया दी है, लेकिन अब उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। जिन्होंने कभी खेती नहीं की, ऐसे अनुभवहीन लोग आज किसानों के लिए नीतियां तैयार कर रहे हैं। भाजपा सरकार के इस बचकाने रवैये से किसान आज बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। पहले ही मौसम की मार झेल चुके किसान की धान का आज मंडियों में कोई खरीदार तक नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार धान का कम दाम देकर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मंडी में अधिकारी से लेकर निजी संस्था भी किसान की मजबूरी का जानबूझकर फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों और व्यापारियों की इस बेकदरी को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पंचायती चुनाव को लेकर किए गए फेरबदल को लेकर कहा कि पहले सरकार उन वादों को पूरा करे जो चुनाव से पूर्व घोषणा पत्र में किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे, उसके बाद किसी नए कानून को लागू करने की बात करे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की मांगों को प्रदेश की भाजपा सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। हर हाल में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाकर रहेंगे। वहीं उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि आने वाली 27 तारीख को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा भी देंगे। 5 दिन पहले मैंने बयान दिया था, जब इनकी सेलर वालों से सिरे नहीं चल रही थी बात, तो मैंने कहा था भाई सरकार को राजहट छोड़ देनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए जो किसान के हित का हो, उनसे बात हो और जल्दी परचेज शुरू करनी चाहिए। परचेज तो बहुत पहले करनी चाहिए, तो काफ़ी तो जो उस समय 1450 मिलना चाहिए था किसान को MSP। चलो लागत के अनुसार तो भाव नहीं मिल रहा, लेकिन जो MSP है वो भी किसान को नहीं मिल रही, करे बैठी। पहले ही किसान बर्बादी के कगार पर बैठा है। पहली बार धान की फसल पिटी, कपास पिटी किसान की, आलू जो किसान होता है उसका आलू पिटा, पॉपुलर पिटा, बाजरा पिटा। गेहूं की जब बारी आई तो खाद लेने किसान गया, किसान खुद पिटा, थानों में खाद पिटा। कोई 1360, कोई 1380 रुपये खरीद के और 1450 की। ये मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा देखा। डेयरी से लेकर 1280 भी किया। इसमें कौन सा मॉइस्चर है आपके सामने? ये फर्स्ट क्लास धान है। इससे ज़्यादा भारी लूट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। कोई भी पत्रकार साथी को आता है जैसे कितना मॉइस्चर इसमें निकाल लें। 1280। किसान का नाम है दलजीत सिंह जी। सरकारी रेट है। वो तो पहले तो हमारे समय में 3000 बिक गई, लेकिन 1450 तो सरकारी रेट है। 4 से ऊपर भी बिकी। अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा है। ये भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र की बात मैं करता हूँ। घोषणा पत्र में कहा गया और प्रधानमंत्री ने भी कहा और यहाँ तो सभी ने कहा, घोषणा पत्र में सभी है, मानते ही फौरन लागू करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो लोगों से वादा किया वो पूरा करो। तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा चंडीगढ़ में और इनका लेखा जोखा हरियाणा की जनता दिखाएंगे। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। यमुनानगर में पुराने हमीदा क्षेत्र में एक दंपति की आपसी लड़ाई के चलते पति ने अपने तीनों बच्चों पर केरोसिन का तेल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तीनों लोग आग की चपेट में आकर वह भी झुलस गए। यमुनानगर के पुराना हमीदा में रहने वाला शौकत नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की सोची, लेकिन सुबह दोनों के झगड़े में पत्नी तो शौकत के हाथों से बचकर भाग निकली, लेकिन गुस्साए शौकत ने गुस्से में आकर अपने तीनों बच्चों पर केरोसिन का तेल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने भागकर जब शौकत के घर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद देख जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो एक लक्ष्मी नामक महिला व 2 पुरुष गुलशन और राजवीर आग की चपेट में आ गए।
लेकिन जैसे तैसे इन लोगों ने आग की लपटों से बच्चों को बाहर निकाल दिया और उन्हें कॉलोनी के बच्चों के जिले की ट्रॉमा सेंटर में ले गए। यहाँ 2 बच्चों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 लोग यहीं अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। आग तो देखिए बच्चों के बाप ने लगाई सोफत में, और मैं तो घर में पड़ा सो रहा था यार। माई मिसेज ने आके दिखाया कि जाके देख लो ना, घर में लड़ाई बज रही, बिल्कुल हमने सामने घर में मारा। मैं चला गया, मैंने जाके उससे बोला मैं कि बेटे ऐसे नहीं करा करते। वो जाके अपने स्कूटर में तो पेट्रोल काट के लाया बेटी चौथ, पेट्रोल ला के पेट्रोल वाली चीज कहाँ बची लेके गया, पता नहीं उसमें डिग्गी भी रखी थी, कहाँ से लाया स्कूटर में तो पेट्रोल लाया। साला क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उसने ला के सारे कपड़ों में पेट्रोल घेर के वो सीधी एकदम से आगे दोनों साइड से भर गई आगे। तो कारण क्या आग लगाने का? अब कारण का तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मियाँ बीवी की बात है। हम तो का पड़ोसी है, पड़ोस में से गए, मैं तो सोचते हुए जगह गए। तो कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, 2 तो चले गए, 2 तो अब 3 बच्चे यार कहाँ से पकड़ो, एक तो मैंने ढा लिया, अब मेरे सर में आग लगे। कौन है? मेरे हाथ में शौकत था, ठा के ले आया बहन जो, मैं ऊपर ठा के लाया उसे, बच गया वो बच गया। अब उतने से नीचे आग चल रही थी, उसे तो मैंने ऊपर ठा लिया, ये तो निकल गया। मैं तो तुम निकलो। हमारे साथ काफी दिनों से हो गई, पहले बहू ने कोई गलती करी थी, छोकरे ने माफ कर दिया था इसको, फिर बाद में इसने फिर कोई गलती करो क्या आपका फोन पे किससे बात कर, रॉन्ग नंबर आया था उस बच्चे के लिए, सारी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर दुनिया का क्या उसके अंदर फोन इन्हें वो डिलीट कर दिया बहू ने, इसके भी चल के लड़ाई हो गई। तो ये जलाया किसने? लड़के ने जलाया, लड़के ने अपने बच्चों को जलाया। हाँ वो झूठ बोला, नशे में रहता है, टाइम मेडिसिन नशे करता है, उसमें स्मोक पीता है। आपका क्या लगता है? मेरा बेटा है, मेरे बच्चे पता है, बेटा मर जा पड़ा मर जा, मेरे बच्चे बच्चा पोता पोती। स्मैक भी के साली खुली मिद्दे में स्मैक क्यों पिएंगे? मैं जो कैप्सूल यहाँ स्मैक बिक्री मिद्दे के अंदर सारे स्मैक बिक्री लड़े, अद्धा मिद्दा स्मैक बिकता है, और ये भी स्मैक के नशे में, मेडिसिन के नशे में हुआ है काम। ये प्रशासन करवा रहा है, कौन करवा रहा है? ये उसकी गलती नहीं है, ये नशा बिक रहा है, गलती उसकी है। ये कोई रोल नंबर की गलती नहीं है, रोल नंबर सब के आते हैं, मेरे पास रोल नंबर नहीं आते, मेरी वाइफ के पास रोल नंबर नहीं आते, ये नशा बिक रहा है मिद्दे के अंदर। अब ये दिखाइए वहाँ जाके लोग कोई घर की नहीं टेलीफोन आया था लड़की के पास यार, रोल नंबर दुनिया के आते हैं, किसके नहीं आते रोल नंबर? बोल, मेरे पास 36 रोल नंबर आते हैं, लड़कियों के आते हैं, लड़कों के आते हैं, पुलिस वाले तक के रोल नंबर आते हैं, बहस होती है, सब काम होता है। पता क्या हुआ भाई? बड़ा एक रॉन्ग नंबर के ऊपर काम नशे में हुआ। किसने किसको किया, क्या हुआ? यार किसी का रोल नंबर आया होगा फोन पे, उस पीछे बात हुई जो भी हुई, और कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि फोन आया, कुल मिला के बाद नशे में हुआ सारा काम। मिद्दे हमारे मिद्दे में नशा खुलेआम बिकता है, और ये पुलिस को ही पता है कि मिद्दे में नशा बिकता है कि नहीं बिकता है। भाई नशा को बिकता है। अब क्या हुआ है वो पूरी बात बता यार। नशे में हुआ जो कुछ हुआ नहीं हुआ, और होना क्या हुआ था माता जी आप बताओ। बात ये हुई थी, सुबह मैं गई, मैं कहा बच्चों को स्कूल जाना है, बहू ने कहा हम तैयार कर रही इनको, वो नहाने चली गई, ये कहने लगा कहाँ गई बहू, मेरा बेटा नारी होगी, मुझे क्या पता अपने घर का, तुम्हें पता मुझे अपने घर का पता। कहने लगा कि वो इसने नंबर डिलीट कर दिए फोन के। तो फिर क्या हुआ, बहू थोड़ी देर के बाद में बहू ने मुझे कुछ नहीं बताया, अब बताइए कहते 3 दिन से लड़ाई हो रही। मैं कहा बेटा तो मुझे तो बताती कम से कम। आरोपी शौकत की मां की माने तो आज सुबह एक फोन कॉल आई थी जिसको लेकर शौकत का अपनी पत्नी से तनाव हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने फोन से नंबर डिलीट कर दिया, जिसके बाद से विवाद इतना बड़ा हो गया कि शौकत ने तीनों बच्चों को, जिसमें 6 साल की माही, 4 साल की जिया व 3 साल का समीर झुलस गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल में जाकर बच्चों के बयान लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की माने तो पारिवारिक कलह के चलते ही यह विवाद उत्पन्न हुआ है और आरोपी तभी मौके से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का भी गठन कर दिया है। जबकि दबी जुबान में परिवार के लोग तो यह भी कह रहे हैं कि शौकत को अपनी पत्नी के इस चरित्र पर शक था और उसको यह बच्चे भी अपने नहीं लग रहे थे, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मेरे हस्बैंड ने क्यों? उन दोनों में बोलचाल सी होगी थी, इसलिए वो मैं मम्मी के घर बताने के लिए गई थी कि ये लड़ रहे हैं मुझसे,
तो वो मम्मी को कहने लगे इसको घर पे भेजो। मम्मी ने कहा भी बाद में भेज देंगे, बस फिर उन्होंने आग लगा दी, रूम में खुद भाग गए, तो ये गए, इन्होंने बचाया। एक शौकत अली नाम का आदमी है, हमीदा का रहने वाला। आज सुबह खबर मिली है कि उसने अपने 3 बच्चों को आग लगा दी है, और जिसमें एक लड़की माही है 6 वर्ष की, दूसरी लड़की जिया है 4 वर्ष की, और एक समीर है 3 वर्ष का, जिसको कि पड़ोसियों ने बचा लिया है। और जिसमें माही और जिया को पीजीआई चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया है। जो माही है वो लगभग 55-60 के आसपास जली हुई है, और जो जिया है 40% है। तो आई होप सो कि भी जैसे डॉक्टरों ने टाइम से ही उसको पीजीआई रेफ़र कर दिया, वो बच जाएगी। और शौकत अली है जो मौके से फरार हो गया था, उसके लिए मैंने 3 टीमें बना के भेज दी गया अलग अलग जगह पर, और जल्दी उसको राउंड अप किया जाएगा। रीजन क्या है सर, ये कारण क्या था जो ये आग लगाई? अभी तक जो सुनने में आया है, इनका आपसी घरेलू कोई कलेश था, जिसके कारण से उसने कदम उठाया। पता नहीं कोई पड़ोसी भी जले हैं? हाँ, इसमें 3-4 पड़ोसी हैं जिन्होंने बच्चों को बचाया, वो थोड़े से आग की चपेट में आए हैं। इसमें पता लगा कि टेलीफोन कॉल आई जो वजह है इसकी, उसके बारे में भी वेरीफाई करेंगे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में अंबाला के भाजपा सांसद रत्नलाल कटारिया ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा तथा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर खुलकर हमला बोला। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आरक्षण का मुद्दा जोरों पर है, और संयोग से जो हमारे सांसद हैं राजकुमार सैनी जी, वो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाटों के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं स्थान स्थान पर जाता हूं तो बजाय कि आपके तरफ से ये प्रश्न आए, हमारी पार्टी की अपनी खुद इसके बारे में राय है। भारतीय जनता पार्टी छत्ती बरादरी की राजनीति करती है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। जाटों का भी हरियाणा को बनाने में उतना ही योगदान है जितना छत्तीस बरादरी का योगदान है। जब राजकुमार सैनी जी को हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, मैं उनमें से, तो राजकुमार सैनी जी ने जो अपना पक्ष रखा था उस समय, हमें ये बताया था कि मैं 17 बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए तो भाजपा को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। उस आधार पर सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश मिला था। बैकवर्ड हितों की रक्षा उनके लिए उनका एम्स है, राजनीति में भी रहने के लिए उनका एक उद्देश्य है। हमारी फूट का जिक्र करते हैं, अशोक तंवर का रुड्डे का जो जूत बज रहा है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सोनिया राहुल की प्रेजेंस में जूत बज गया, एक दूसरे के लिए धक्का मुक्की। तो हुड्डा जी और तंवर जी से मेरा पहले यह है, पहले अपना घर संभाल लो। हमारी तरफ झांकने से पहले अपना घर संभालो पहले। अच्छा ये बताओ, और वो लड़ाई हो रही है उस पे आपकी क्या है? यार वो नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, वैसे ही कर दिया ठीक ठाक सा। नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। अब जैसे सब कुछ खत्म हो लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर अनिल भी जा गया आर्थक का। आर्थक गए हो? नहीं, सारी बातों का निचोड़ वो भी बातों से हाथ। अब आप न्यू चलोगे कि वो थक गया। बात ऐसे हुई थी। अच्छा वो चीज सामने नहीं आई। हाँ भाई आपने ऐसा क्या कह दिया था? हाँ वो कर दो कि जी अनिल विज ने मनोहर लाल खट्टर जी को बाहुबली कहा है, आपका क्या कहना है? फिर दूसरा कहने लगा अगप्रीति चोपड़ा का उन्होंने बड़ा जबरदस्त विरोध किया है,
ब्रांड एम्बेसडर बनने पर। अब एक तीसरा खड़ा हो गया। अब ये कविता जैन ने कहा है कि ये मेरा मंत्रालय है, विज का क्या ले देना इस मतलब इस इशू से। मैंने कहा यार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल विज का क्या लेना देना। मैं कुछ इश्यूज लेके आया हूं विकास के। मैं सड़क मंत्री से मिल के आया हूं, रक्षा मंत्री से मिल के आया हूं, रेलवे मंत्री से मिल के आया हूं, मुख्यमंत्री से मिल के आया हूं। विकास की बात करो यार। और मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृपया उसका नाम मत लिया करिए। और जो पत्रकार हर बार अनिल विज का नाम लेके मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भड़काने की कोशिश करते हैं, वो पत्रकार नाम तो है नहीं उसमें कि वो अंबाला के विरोधी हैं। आई एम सेइंग ऑन ओथ के जो हर बार अनिल विज का नाम लेके मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करते हैं, वो अंबाला के विकास के विरोधी हैं। चाहे कोई हमारी लड़ाई बताओ अनिल विज के साथ, चाहे कोई मतभेद बताओ। रतनलाल कटारिया ये बात डंके की चोट पर कह रहा है। अनिल विज एक प्रखर राष्ट्रभक्त है, एक ईमानदार मंत्री है, कॉम्पिटेंट मिनिस्टर है, उसकी खूबियां बहुत बेहतरीन है। मेरा उससे कोई मतभेद नहीं है और ना कभी होगा। लेकिन वो वहां के, मेरी लोकसभा में 9 हैं, अंबाला कैंट की 1 है। वो वहां के एमएलए हैं, मैं वहां से एमपी हूं। मैं 30,000 वोटों से अंबाला कैंट से जीता हूं। और इतने 8 विधानसभा में दफ्तर नहीं है सेंटर के जितने अंबाला कैंट में है। डीआरएम अंबाला में बैठा, सारे हरियाणा का। पोस्ट मास्टर जनरल सारे हरियाणा का वहां बैठा। बीएसएनएल वहां बैठा, पासपोर्ट वहां बैठा, एक्साइज वहां बैठा, कस्टम वहां बैठा, बैंकिंग सिस्टम वहां बैठा, इनकम टैक्स वहां बैठा, और डिविजनल का ऑफिस है। 6-7 जिलों का कमिश्नर वहां बैठा, आईजी वहां बैठा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।